Hello students, today we are going to start our new chapter of class 10th, that is chapter number 9, heredity and evolution. So first of all ये जान लेते हैं कि हेरिडिटी का मतलब क्या है। तो हेरिडिटी बेटा स्टडी होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब कहोगे ये कैरेक्टर्स क्या है? देखिए, जो पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स या ट्रेट्स इज लाइक, जैसे किसी का स्किन कलर एक ट्रेट होता है, किसी की हाइट एक ट्रेट है, आपके जो हेयर की शेप है, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, किसी के कर्ल्ड हेयर होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इन्हीं को हम लोग ट्रेट्स या कैरेक्टर कहते हैं। तो इन सब कैरेक्टर्स हम लोग के अंदर ये कैरेक्टर आते कहाँ हैं? हमारे पेरेंट्स के अंदर। और पेरेंट्स में कहाँ से आए थे? उनके पेरेंट्स से, हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से। फिर ग्रैंड पेरेंट्स से के अंदर वो कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से आए थे, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता चला रहा है फ्रॉम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन टू योर पेरेंट्स, देन टू यू। अब आप उस चीज को ट्रांसफर करोगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसी चीज के जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, इसी चीज की स्टडी को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to next generation, from one generation to next generation। तो इसी चीज को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो देखिए, जो हेरिडिटी थी वो हेरिडिटी क्या था? स्टडी थी। और इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस है। दोनों में कॉमन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। एक में हम लोग उस प्रोसेस को ही इनहेरिटेंस कह दे रहे हैं जिससे ट्रांसमिशन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और दूसरे में उस इनहेरिटेंस की स्टडी को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसी चीज को कहते हैं हम लोग क्या? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंडर में, जिस डोमेन में हम लोग इस हेरिडिटी या वेरिएशंस जो भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स इज व्हाट? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी that deals with heredity and variations। अब कहोगे कि वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन का जरूरत क्या है? देखिए, आप एक चीज बताइए, आप बेशक जैसे यू आर टू, आपके जो सिबलिंग्स हैं, यू आर टू ब्रदर एंड सिस्टर, या आप दो भाई हैं, या दो एक भाई एक बहन है, या तीन तीन भाई बहन है। लेकिन आप लोग एक चीज देखिए, आप दोनों के पेरेंट्स बिल्कुल, दोनों के कॉमन पेरेंट्स है, मतलब आपके पेरेंट्स बिल्कुल कॉमन है, मतलब सेम पेरेंट्स है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हो, आप दोनों ही आपस में डिफरेंट हो। सिमिलरली हम लोग के जो फैमिली है उसमें सारे लोग एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, सब में डिफरेंस है ना। तो ये जो डिफरेंस आता है अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म और अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज और बिटवीन द सेम पॉपुलेशन इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या है, और वेरिएशन का भी रेलेवेंस बताऊंगा कि वेरिएशन क्यों जरूरी होता है। देखिए, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? वेरिएशन। सो समझिए वेरिएशन क्या होगा। देखिए, वेरिएशन का मतलब है कि इट इज द डिफरेंस among the individual of
same species of same species or within a population is called variation। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा इंडिविजुअल्स के बीच में, अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज और विद इन अ पॉपुलेशन, जो इंडिविजुअल्स हैं या तो एक पॉपुलेशन के या एक स्पीशीज के हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है, इसी चीज को वेरिएशन कहा जाता है। अब ये वेरिएशन कब होता है, वेरिएशन के कॉजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है वेरिएशन जो लेके आती है वो है हमारा एनवायरमेंट चेंज। एनवायरमेंट चेंज, देखिए एनवायरमेंट हमारे जो कैरेक्टर्स हैं या हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज करिए दो भाई हैं सेम, लेकिन एक को आप जो है पोलर मतलब जो ठंडा इलाका है उसमें रख रहे हैं और एक को आप ट्रॉपिकल रीजन में रख रहे हैं या उस रीजन में रख रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दोनों का जो फिजिकल कैरेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। एक जो ब्रदर है उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए सनलाइट का एक्सपोजर ठंडे इलाकों में कम होता है। और एक जो दूसरा भाई था जहां पे सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा है, उसके अंदर मेलानिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा और उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा। तो भाई दोनों एक ही थे, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, और ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, एनवायरमेंट के बदलने से। तो ये जो वेरिएशन आता है, डिफरेंस आता है, ये भी एनवायरमेंट की वजह से आता है। उसके अलावा दूसरी चीज होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। देखिए क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो गैमेट की फॉर्मेशन होने के टाइम पे एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा कैरेक्टर्स का। रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। वो दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करते हैं, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो इसको रिकॉम्बिनेशन का करवाएगा, उसको रिकॉम्बिनेज कहते हैं। उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज क्या करता है, यहाँ पे जो जेनेटिक सेगमेंट्स हैं इनको आपस में एक्सचेंज करवा देता है। मतलब रैंडम है ये प्रोसेस, पहले जैसे यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, तो ये रैंडमली होता है। जैसे आपके टाइम पे तो जीन का कोई और सेगमेंट जो है एक्सचेंज हुआ होगा जिसकी वजह से आप थोड़े से अलग हैं, और आप जब आपका भाई या आपकी जो बहन है जब उनके टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन हुई होगी तो उस टाइम पे इस रिकॉम्बिनेज ने रैंडमली किसी और साइट पे किसी डीएनए के सेगमेंट को एक्सचेंज कराया होगा, जिसकी वजह से एक अलग टाइप का गैमेट बना। तो इसकी वजह से जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं। और तीसरा फैक्टर है जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे वेरिएशन आते हैं, वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज आ जाना डीएनए के अंदर। म्यूटेशन का मतलब है क्या? सडन रैंडम चेंज आ जाना इन डीएनए। और डीएनए ही हमारे पूरी बॉडी के जो बाहर के कैरेक्टर्स हैं सब चीज को कंट्रोल हमारा डीएनए कर रहा है। मतलब एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। हमारी बॉडी की हर चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर्ड है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर अगर हेयर फॉर्मेशन होनी है तो हेयर फॉर्मेशन करने के लिए अगर केराटिन प्रोटीन बननी है तो उस प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन उस डीएनए के अंदर स्टोर है। अगर आपके नेल्स बनने हैं तो उसको बनाने की आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास स्टोर्ड है। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी के अंदर बाइल जूस से लेके कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम बनना है, सारे एंजाइम्स को कोड करता है या उसकी इंफॉर्मेशन को रखता है कौन? हमारा डीएनए। गॉट इट? और अगर डीएनए ही बदल जाएगा तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं या कोई भी हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनके अंदर बदलाव आ सकता है। गॉट इट? तो
अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझानी है, जो आपको जेनेटिक्स के बेसिक पार्ट में समझेंगे। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो अब मैं समझाने जा रहा हूं। तो आपको ये बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको एक बात को समझना है, तभी आप आगे कुछ समझ पाएंगे। तो समझिए यहां पे एक चीज है जिसे कहा जाता है जीन। ठीक है, जीन क्या होता है? जीन होता है हमारा एक डीएनए का सेगमेंट। जैसे एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। इस क्रोमोसोम में एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, इसको मैं जीन कह रहा हूं। तो ये जो जीन होती है ये क्या है? हमारा सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। और दूसरे तरीके से मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज responsible for genotype and phenotype। अब कहेंगे कि सर ये जीनोटाइप और फिनोटाइप नया टर्म लेके आ गए आप, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? देखिए, जीनोटाइप का मतलब क्या है और फिनोटाइप का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक कोई पर्सन है आपके सामने, आप एक काम करिए, बाहर से देख के बताइए कि वो टॉल है या शॉर्ट है। तो आप बाहर से इजीली देख सकते हो, आप एकदम देख के बता दो कि सर ये पर्सन है, इसकी हाइट जो है टॉल है। अब मैं बोलूंगा आपसे कि अच्छा एक बात बताइए कि इसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है कि ब्राइट है। तो आप देखेंगे, देख के बता देंगे कि हाँ सर इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है या ब्रिटिश कलर है या डार्क कॉम्प्लेक्शन है या फेयरली ब्राइट है या फेयरली डार्क है, कि क्या कॉम्प्लेक्शन है आप उसे देख के इजीली बता सकते हैं। अब मैं बोलता हूं कि भाई आप एक काम करिए, मुझे बताइए कि इसके जो हेयर्स हैं वो कर्ली है कि स्ट्रेट है या टेंगल्ड है, किस किस तरीके से इसके हेड है, हेयर्स है। तो आप उसके हेयर्स को देख के बता दोगे कि सर इसके कर्ल्ड हेयर है। ठीक है, तो जो भी चीज आप बाहर से देख पाओ, मतलब वॉट एवर द फिजिकल कैरेक्टर्स आर दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय यू, जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप बता पाते हो, वो उसका फिनोटाइप होता है। वो क्या होता है? उसका फिनोटाइप होता है। गॉट इट? जैसे सिमिलरली एग्जांपल लेता हूं प्लांट का, तो प्लांट के लिए मैं क्या कहूंगा? आपसे कहूंगा कि भाई आप इस प्लांट के बारे में बताइए कि प्लांट टॉल है कि शॉर्ट है या ड्वार्फ है। शॉर्ट के लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड ड्वार्फ। ड्वार्फ मींस जो छोटे होते हैं उन्हें ड्वार्फ कहते हैं हम लोग। तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि सर ये ड्वार्फ है या टॉल है, वो देख लोगे आप। मैं कहूंगा भाई इसके फ्लावर के कलर को बता दो कि भाई वॉयलेट है, व्हाइट है या रेड है, तो आप इजीली देख लोगे, बता दोगे कि हाँ ये कलर है। तो जो भी चीज आप बाहर से देख पाओ, जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप किसी चीज को बता पाते हो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उन्हीं चीज को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप इज व्हाट? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म। गॉट इट? और अब मैं कहता हूं आपसे क्या, जैसे फिनोटाइप हो सकता है कुछ भी, हाइट भी हो सकता है, कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे कहता हूं उसी चीज को कि भाई अब एक काम करो, बाहर से देख के आप ये बता दो कि इसके जो जीन्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियस में। तो आप मेरे हिसाब से आप उसकी सेल के अंदर जाके, न्यूक्लियस के अंदर जाके झांक के तो नहीं देख पाओगे कि हाँ इसका डीएनए है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में प्रेजेंट है, जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीनोम, तो उसी चीज को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है? हमारा genetic constitution of any organism, genetic constitution of an organism,
और इसको हम लोग दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन से कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम इज कॉल्ड जीनोटाइप। गॉट इट। अब यहां तक तो मेरे हिसाब से चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अब क्या होगा कि एक चीज और है, एक डेफिनेशन है जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे प्रोसीड करने से पहले अगर उन टर्म्स को क्लियर नहीं किया जाएगा तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल नई चीज है ये। देखिए, अब क्या होता है कि हर एक जीन का क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसके लिए कोड करती है। मतलब जीन क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना। डीएनए मतलब कहाँ प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस में। देखिए कैसे, इसको और इजी कर देता हूं आपके लिए। भाई ये कोई एक बड़ा सा प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, एक सेल को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। एक सेल को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। या तो पहले आप एक टिश्यू को बाहर निकाल दीजिए, टिश्यू में से एक सेल को आप बाहर निकाल लीजिए। उस सेल के न्यूक्लियस को देखिए आप। न्यूक्लियस में आपको जेनेटिक मटेरियल दिखेगा। तो इस जेनेटिक मटेरियल को आप क्रोमोसोम की फॉर्म में देखते हैं। इस क्रोमोसोम के एक छोटे सेगमेंट को आप क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले बात करी किसी ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पूरे, फिर मैंने क्या करा, इसके टिश्यू की बात करी। टिश्यू के अंदर मैंने इसकी सेल को निकाल लिया। सेल में मैंने इसके डीएनए को देखा जो क्रोमोसोम की फॉर्म में था, है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया, वहां उसके क्रोमोसोम पे जो छोटा सा पार्ट प्रेजेंट है डीएनए का, जैसे जीन कहते हैं, उस जीन की बात कर रहा हूं। अब मैं उस जीन की बात कर रहा हूं। तो ये जो जीन है, ये क्या होती है बेटा, हर जीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कैरेक्टर को वो कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है। जैसे आपके स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए मेलानिन कोडिंग जीन होगी। जो मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर है, उसको कोड करने के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें चल रही हैं, आपके बाइल जूस बनाने के लिए एक जीन होगी, आपके पेप्सिन बनाने के लिए एक जीन होगी। आपकी बॉडी में जो भी चीजें हैं जो चल रही हैं, उन सबको कोड करने के लिए कोई ना कोई जीन मौजूद है। अब वो जो जीन होती है वो दो फॉर्म में मौजूद हो सकती है। अब वो जो जीन है वो दो फॉर्म में मौजूद हो सकती है, और उन दो फॉर्म को कहा जाता है अलील्स। तो अब मैं बात करता हूं किसकी, अलील्स की। तो देखिए, वन जीन हैव टू अलील्स, ठीक है। अलील्स क्या है, अलील्स क्या है, दीज आर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग अलील कहते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है क्या, अपोजिट, अपोजिट, ठीक है जी। तो हर जीन की ना दो फॉर्म है, हर जीन की दो फॉर्म है, दो अलील है। मतलब ये अलील को ही मैं लिख रहा हूं, ये एक अलील तो डोमिनेंट होगी और दूसरी वाली जो होती है वो रिसेसिव होगी। कहोगे कि सर ये डोमिनेंट कहाँ, किसके ऊपर डोमिनेंट है। तो देखिए, मैं किसी एक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, मैं किसी एक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करता हूं। तो मैं यहां पे बात करना चाहूंगा किसकी, एक हाइट को मैं ले रहा हूं, ठीक है। मैं हाइट को लेके चल रहा हूं। तो देखिए, मैंने क्या बोला, फिर से बस समझा रहा हूं। एक जीन की कितनी अलील है, दो अलील है। एवरी जीन है कितनी है, टू एलील्स ना। एक अलील एलिलिक फॉर्म है डोमिनेंट और एक रिसेसिव। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं ये अलील्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसे डोमिनेंट क्यों कह रहा हूं और रिसेसिव क्यों कह रहा हूं। सपोज करिए मैं बात करता हूं यहाँ पे प्लांट की, कोई प्लांट है, उसकी हाइट की बात कर रहा हूं। तो प्लांट हाइट को कोड करने के लिए ये क्या है, एक कैरेक्टर है,
ये कैरेक्टर है ना, एक प्लांट हाइट इज कैरेक्टर और ट्रेट। तो इस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रही होगी जो प्लांट की बॉडी में, और उस जीन की दो एलिलिक फॉर्म होंगी, दो एलिलिक फॉर्म होगी, एक डोमिनेंट फॉर्म होगी और एक रिसेसिव फॉर्म होगी। डोमिनेंट जो फॉर्म होगी वो है टॉल, मतलब टॉल, और एक है रिसेसिव फॉर्म जिसे कहते हैं हम लोग ड्वार्फ या शॉर्ट। तो इस जीन की क्या थी, दो अलील्स थी। कितनी, दो, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो अब कैसे ये रेस्पॉन्सिबल होगा, इसे डोमिनेंट क्यों कह रहे हैं? देखिए, आप एक चीज याद रखना कि जब भी हम किसी कैरेक्टर को लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं टॉल, तो टॉल को अगर मैं डिनोट करना चाहूंगा तो कैपिटल टी से डिनोट करूंगा, कैपिटल टी जो पहला वर्ड है इसका। और अगर मैं शॉर्ट लिखना चाहता हूं तो एस नहीं लिखूंगा, जो इसकी डोमिनेंट फॉर्म थी टॉल उसी का लोअर केस लेटर ले लूंगा। यहां पे अपर केस लेटर था कैपिटल टी, लोअर केस लेटर हो जाएगा स्मॉल टी, लोअर केस लेटर हो जाएगा क्या, स्मॉल टी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सपोज कैपिटल टी एक साथ मौजूद है, तो ये दोनों ही किसके लिए कोड कर रही हैं, टॉल के लिए। ये डोमिनेंट फॉर्म है ना, ये टी फॉर्म है, तो यहां पे प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। और अगर स्मॉल टी है एक साथ, तो ये क्या करेंगी, ये शॉर्ट या डॉर्फ प्लांट के लिए कोड करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट के लिए अलील है। लेकिन अगर क्या होता है आपका, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाए, तो अब आप कहोगे कि सर ये तो इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट बन जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या होता है कि ये जो टॉल वाला प्लांट है, ये क्या करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और ये जो दूसरी वाली अलील है उसको ये क्या करता है, सप्रेस कर देगा। उसको क्या कर देगा, ये सप्रेस कर देगा। तो इसने क्या किया, अपने आप को खुद को एक्सप्रेस कर लिया, और छोटे वाले कैरेक्टर को दैट इज स्मॉल टी, उसको क्या किया, सप्रेस कर दिया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डोमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये डोमिनेटिंग नेचर का होता है। इसको ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है, और खुद को क्या कर लेता है, ये एक्सप्रेस कर लेता है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट कहलाता है। और जो चीज सप्रेस हो जाए किसी चीज से, वो क्या है, रिसेसिव है। वो क्या है, रिसेसिव है। अब साथ साथ में जब एक चीज और समझ ली है, तो एक और बात समझिए। यहां पे इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और समझनी है जो बहुत जरूरी है। देखिए, हर हर जीन की दो अलील, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डोमिनेंट ही होंगी या जो है दोनों रिसेसिव फॉर्म में भी हो है। इसके लिए एक टर्म है जो समझना है। देखिए, अगर कैपिटल टी एक साथ हैं तो दोनों सेम है ना, ये दोनों कैपिटल भी, ये दोनों सेम है ना। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्मॉल टी, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल टी जब एक साथ मौजूद है, तो इसको मैं कह देता हूं होमोजाइगस, मतलब एक जैसे है ना। आप लोगों ने मिक्सचर पढ़े होंगे, मिक्सचर क्या होते हैं, जब जो एक ही एलिमेंट के बने हुए मिक्सचर होते हैं उन्हें होमोजीनियस कहते हैं। सिमिलरली जो जो हमारे कैरेक्टर पेयर है, जो जीन है जहां पे दोनों ही अलील्स एक फॉर्म में मौजूद हैं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, होमोजाइगस कहूंगा। तो यहाँ पे भी दोनों सेम एक जैसी हैं, तो ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। और एक चीज होगी जहां पे एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये जो दोनों अलग अलग है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग है, ये टॉल का है ये ड्वार्फ का है। तो ऐसी चीज को कहते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। तो ये तो एक बेसिक सी बात है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जो आपको समझनी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई भी मेंडल के वर्क के बारे में पता नहीं चलेगा कि मेंडल ने क्या किया या क्रॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक है जेनेटिक्स का,
जो आप समझेंगे तो ही आपको आगे की बातें मेरी समझ में आएंगी। ठीक है, सो अभी ये बेसिक पार्ट है, इसको देखिए और आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाता हूं। थैंक यू।